हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 टी.वाई. बैप फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सब्जेक्ट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेमिस्टर 6, सितंबर 2024. यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन EVA इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन देखने वाले हम लोग इस वीडियो में. सितंबर 2024 में लेक्चर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लेकिन EVA कैलकुलेट करना इज़ वेरी सिंपल, लेकिन उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें याद रखने हैं. अगर वो ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होंगे, वो जो पॉइंट्स अगर पता होंगे, तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे से कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद. इसमें ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा जिसमें EVA के बारे में बताया गया है, लेकिन दिस इज़ मस्ट फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर. EVA होता क्या है? तो सबसे पहले EVA, द फुल फॉर्म ऑफ EVA स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो EVA स्टैंड्स करता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है. और कौन सी वैल्यू एडिशन हो रही है? इकोनॉमिक. अब ये इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन क्या होता है? तो द वर्ड इकोनॉमिक, तो यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड को रेफर किया है. इकोनॉमिक रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग इन कंपनीज प्रॉफिट नॉट जस्ट बेस्ड ऑन अकाउंटिंग फिगर्स. मतलब अकाउंटिंग फिगर मतलब पैसे में नहीं तोलना है, प्रॉफिट को पैसे में नहीं तोलना है. एक्चुअल में कितना कंपनी प्रॉफिट कमाई, नॉट इन नंबर्स बट और दूसरे लेवल पे. अब ये दूसरा लेवल क्या होता है? तो इसमें यह बताया गया है टेकिंग इनटू द अकाउंट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड. मतलब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. प्रॉफिट एंड लॉस से आपको क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट मिलता था. तो ये नेट प्रॉफिट क्या है? आपका एक्चुअल प्रॉफिट है दैट यू अर्न. उसमें से फिर डिविडेंड देते हैं, वो सब हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये नेट प्रॉफिट है. समझो आपको नेट प्रॉफिट आया ये, ठीक है. अब ये नेट प्रॉफिट 100 रुपये आप कब कमाए? जब इसमें पैसा इन्वेस्ट किया. तो पैसा इन्वेस्ट किसका गया? ओनर्स का गया. ओनर को हम लोग बोलते हैं इक्विटी शेयर्स, राइट. ओनर्स का पैसा गया. दूसरा लोन वाले का भी पैसा गया. तो लोन वाले कौन होते हैं? बैंक लोन होता है और डिबेंचर्स होते हैं. तो आपने इक्विटी ये इतना अर्न किया, तो इसके अंदर आपने लोन वाले को पैसा दे दिया होगा, इंटरेस्ट बराबर है, दे दिया होगा. लेकिन आपने मेन ओनर को अभी तक पैसा नहीं दिया होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, राइट. तो हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे. हम लोग सोचेंगे कि ओनर को, अगर जैसे मार्केट में एक्सपेक्टेशन चल रहा है 12%, तो 12% हम लोग ओनर का कैपिटल जितना भी उसने डाला है उसका 12% निकालेंगे और इस 100 में से माइनस करेंगे. आ रही बात समझ में? उसी तरीके से ये जो लोन है, लोन का भी हम लोग 12% निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे. लेकिन बोलेंगे सर यहाँ तो इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी माइनस किया है. ये इंटरेस्ट को हम लोग फिर नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे टैक्स एडजस्ट करने के लिए. तो बोलेंगे सर पहले तो माइनस किया, फिर एडजस्ट क्यों कर रहे हो? तो इंटरेस्ट आप पहले माइनस करते हैं क्योंकि ये आपका जेन्युइन एक्सपेंस है, ये करना ही करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर टैक्स पर्पज़. एक्चुअल में टैक्स प्रॉपर कैलकुलेट हो जाए, इसलिए इंटरेस्ट को पहले निकाला जाता है, माइनस किया जाता है और फिर ऐड बैक किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया था. तो वो जो आप ऐड बैक करोगे ना इंटरेस्ट, दैट इज़ आफ्टर टैक्स ही इंटरेस्ट आप एडजस्ट करोगे. फिर जो इंटरेस्ट आएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 100 मेन था, इंटरेस्ट इसमें ऐड किया तो 120 हो गया एग्जांपल के तौर पे. अब ये 120 में से आप माइनस क्या करोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न. समझो 12% रिटर्न चल रहा है ऑन कैपिटल, तो कैपिटल आपका ओनर का भी होगा, कैपिटल आपका लोन का भी होगा. तो माइनस करने का जो भी आपको आएगा दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ये आपका प्रॉफिट था, लेकिन जब आप ये माइनस करोगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ओनर्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ठीक है. तो यही रिफ्लेक्ट करता है ट्रू इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेटेड बाय द कंपनी. वो एक्चुअल में उतना प्रॉफिट होता है. और लॉजिक भी सही है ना. आपने 100 रुपया कमाया, ठीक है. ये 100 रुपया आप कब कमाओगे? जब आपने इन्वेस्ट किया. हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट अपने जेब से भी किया हो या लोन लेके किया हो. तो अपने जेब से किया तो अपने को प्रॉफिट तो एकदम एंड में मिलता है, बराबर है. लोन वाले का तो अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन हम लोग उसको एक अज्यूम कर लेते हैं कि वो भी हमारे कैपिटल, अज्यूम क्या, वो कैपिटल मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है हम लोग ने, वो पैसे के ऊपर हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इतना प्रॉफिट तो हम लोग ने कमाया. तो 100 रुपया कमाया, 100 रुपये में जितना एक्सपेक्टेशन था, 100 रुपया तो आप कमा सकते हो, 200 भी कमा सकते हो, कितना भी, वो आपका एक्चुअल है.
एक्चुअल में से आप माइनस करोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि कहीं पे भी मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितना एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन माइनस करने के बाद जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस को बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इतना वैल्यू एडिशन हुआ है, ये एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, लेकिन उसमें से जब एक्सपेक्टेड माइनस करोगे तो दैट इज द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इतना वैल्यू एडिशन हुआ है। आई बात समझ में? तो ये यहाँ पे इंग्लिश में यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, आप इसको गो थ्रू कर लेना। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट। से थर्ड लाइन, EVA क्या होता है? एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप परफॉर्मेंस मेजर करते हो कि एक्चुअल आपने कितना अर्न किया और आपका एक्सपेक्टेशन कितना है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। ये जो कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया था, ये जोएल स्टर्न और बेनेट स्टुअर्ट, फाउंडर है न्यूयॉर्क बेस्ड कंसल्टिंग फर्म के स्टर्न एंड स्टुअर्ट कंपनी, ड्यूरिंग 1990s उन्होंने प्रमोट किया था EVA को, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट को। फिर EVA जो करता है वो मेजर करता है ऑपरेशन की रियल प्रॉफिटेबिलिटी। रियल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना उसको ये मेजर्स करता है, और एक्चुअल में यही होता है EVA। क्योंकि एक्चुअल में अभी आप देखो ना, अभी जैसे आप लोग TY में हो, अभी TY करने के बाद आप बिज़नेस करोगे, तो बिज़नेस करोगे, समझो आपने बिज़नेस में 1 लाख रुपए डाला, तो 1 लाख रुपए डाल के आपने 10,000 कमाया एग्जाम्पल के तौर पे, तो 10,000 ये आपका एक्चुअल है। अब उसमें से आप माइनस करो कि अगर 1 लाख मैं कहीं और इन्वेस्ट करता था तो 12% तो मैं कमा ही लेता। अब 12% इसमें से माइनस करो तो 12,000 आप माइनस करोगे, समझो, तो 12,000 ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये समझो मैं इसको ले लेता हूँ 20,000। तो 12,000 अगर आप माइनस किए तो 20,000 में से 12 कितना गया? 8। तो एक्चुअल में आपका जो वैल्यू एडिशन हुआ वो 8,000 का हुआ। तो ये रियल प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है, ठीक है। तो ये ज़रा क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा समझेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक्चुअल में इसका मीनिंग समझ में आ जाए। एक बार मीनिंग समझेगा ना तो प्रैक्टिकल ईजिली आ जाता है, और कोई नया एडजस्टमेंट आएगा तो उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इट कंपेयर्स, वही सब अब दिया है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न अगेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपने जितना रिटर्न एक्चुअली में कमाया और आपको कितना एक्सपेक्टेड था, माइनस करो, EVA आ जाता है। ये देखिए यहाँ दिया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। फिर फॉर्मूला जो है, यहाँ तक हम लोग का ये थेरी पार्ट हुआ, अब इसका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है? NOPAT माइनस WACC इंटू कैपिटल। कैपिटल मतलब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। आई बात समझ में? तो NOPAT का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट, टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन NOPAT होता है ना नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो इसमें कुछ चीज़ें हम लोग एडलेस करते हैं। तो NOPAT स्टैंड फॉर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस में हम लोग कुछ चीज़ें एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ें कौन सी है? टेबल में दिया है। ये चीज़ों को आपको ऐड करना है, ये चीज़ों को आपको लेस करना है, ये याद रखना। ये अलग ढंग से आपको कहीं कहीं बुक में है ना कुछ अलग अलग ढंग से दिया होगा, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, दिस इज़ द बेसिक पार्ट। थोड़ा इजी तरीके से यहाँ पे बताया है। तो ये चीज़ें ऐड होंगी, तो मैं लॉजिक भी एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ें क्यों ऐड हो रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इसका मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या ऐड किया, जो भी ऐड करना है, पहला अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन क्यों ऐड किया और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन लेस किया? तो इन शॉर्ट एग्जाम में आपको कुछ ऐसा दिया नहीं रहेगा कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन या इकोनॉमिक, आपको अगर डेप्रिसिएशन दिखा तो ऐड बैक कर देने का। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? वो डेप्रिसिएशन जो उसके लाइफ टाइम तक, आप कोई भी एसेट जब यूज़ करते हो तो उसका डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन उसकी लाइफ टाइम। और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन मतलब उसका एक्चुअल यूसेज कितना आपने किया, उसके बेस पे जो डेप्रिसिएशन है वो। क्योंकि आप अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन समझो, कोई भी मशीन 10 साल के लिए यूज़ होता है, 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 ईयर्स के हिसाब से आप एक साल का निकाल रहे हो। लेकिन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? आप 1 साल का तो डेप्रिसिएशन चार्ज किए, लेकिन 1 साल में सिर्फ मशीन एक ही बार यूज़ हुई, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो एक ही बार यूज़ हुई तो एक ही बार का डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन। उसका मीनिंग यहाँ पे दिया है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स लाइफ, यूज़फुल लाइफ। जितना यूज़फुल होगा 10 साल तो 10 साल के हिसाब से करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन मेजर द डिक्रीज इन एसेट वैल्यू ओवर टाइम, कितना यूज़ करने पे ओवर टाइम, मतलब कितना टाइम आपने यूज़ किया तो उसकी वैल्यू में कितनी गिरावट आई वो देखने का। आ रही बात समझ में? जैसे कपड़ा रहता है, कपड़ा आप पहनते हो, एक बार पहने तो कम वो होगा, लेकिन
आप उसको बार बार पहनेंगे तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में क्या फिक्स बोल दिया है, 10 साल है तो 10 साल का एक साथ आप 1 साल का कैलकुलेट कर लो। लेकिन इसमें जितने बार यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो एग्ज़ाम में इतना अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को ऐड करने का और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन को लेस करने का, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको डेप्रिसिएशन ही आएगा तो ऐड बैक कर देने का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करो। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, देखो एग्जांपल के तौर पे गुडविल एमोटाइजेशन। गुडविल है, उसको आप थोड़ा थोड़ा हर साल माइनस करते हो, तो गुडविल माइनस करते हो, आपका प्रॉफिट कम हो गया ना उसकी वजह से। तो प्रॉफिट क्यों कम हुआ, इसमें खर्चा तो कुछ नहीं हुआ, आपका कोई पैसा गया क्या जेब से, नहीं गया ना, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम होगा, तो आपको इकोनॉमिक वैल्यू प्रॉपरली एडिशन पता नहीं चलेगी। इसलिए जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, ये सबको ऐड बैक करने का, ठीक है। तो पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने प्रॉफिट कितना कमाया। ओके, डेप्रिसिएशन को भी तो इसलिए ऐड किया, डेप्रिसिएशन इज अगेन ए नॉन कैश एक्सपेंस, लेकिन वो ज़रूरी होता है हम लोग को उसका ट्रू वैल्यू निकालने के लिए। इसलिए बोला ना, जितना यूज़ करोगे उतना डेप्रिसिएशन माइनस करो, पूरे साल भर का नहीं माइनस करो, क्योंकि आपने यूज़ ही 2 बार किया तो 2 टाइम का डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो आप, ठीक है। तभी जाके आपको इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन पता चलेगा। फिर इंटरेस्ट पेड नेट ऑफ टैक्सेस, ये आपको बताना पड़ेगा, 101% आएगा ही आएगा इंटरेस्ट को ऐड बैक करने का। क्यों, क्योंकि आप जो है कैपिटल ले रहे हो ना, तो कैपिटल में आपका दोनों कैपिटल आएगा, एक ओन कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब डिबेंचर, वो तो इंटरेस्ट ऐड करने का। अब बोलेंगे सर ऐड क्यों किया, पहले लेस क्यों किया फिर ऐड क्यों कर रहे हो, तो पहले लेस इसलिए किया जाता है कि एक्चुअल में टैक्स कितना भरना है गवर्नमेंट को वो पता चल सके, और फिर ऐड इसलिए किया जाता है कि एक्चुअल में पता चल सके कितना प्रॉफिट है, जो जिसने भी पैसा लगाया उसको वो बता सके भाई देखो तुम्हारे पैसा लगने से इतना प्रॉफिट आया है, इसलिए उसको ऐड बैक करते हैं। आ रही बात समझ में, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो बिजनेस का जेन्युइन एक्सपेंस है, उससे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट आपने कमाया है और कितना टैक्स गवर्नमेंट को भरना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये आपने प्रॉफिट कमाया, इंटरेस्ट आया 30 रुपया, तो बचा कितना 70 पे अगर टैक्स आ रहा है 10%, तो 70 पे टैक्स 10% कितना हो गया 7 रुपया, बराबर है। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया होता तो 100 रुपये पे 10% कितना आता 10 रुपया, तो ज़्यादा टैक्स भरने को आता ना, इसलिए पहले इंटरेस्ट को माइनस किया जाता है और फिर इंटरेस्ट को ऐड बैक किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि भाई इतना प्रॉफिट आपके पैसे लगाने पे मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो ये हो गया। फिर डेवलपमेंट एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये आपको पता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप में आता था, इनको भी ऐड बैक करना है क्योंकि फ्यूचर में इससे इनकम जनरेट होने वाली है। तो अभी इसको माइनस करने की ज़रूरत नहीं, इसको एसेट में कैपिटलाइज कर दो, तो यहाँ पे कर देने का, ठीक है। अब इन दोनों के सामने देखो इनका डिडक्शन दिया है। अब ये गुडविल जो होता है, गुडविल बोलते हैं रेपुटेशन को, तो रेपुटेशन एक दिन में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ था अडानी का, एकदम से वो नाम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है कि किसी ने हिंडनबर्ग करके कुछ किसी ने रिपोर्ट दिया था, तो उसकी वजह से अडानी एकदम नीचे आ गया था, ठीक है। तो गुडविल रातों रात उसकी नीचे आ गई थी, तो उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। तो आपने गुडविल को ऐड किया और अचानक से अगर कुछ इम्पेयरमेंट हुआ तो उसको लेस कर सकते हैं। इम्पेयरमेंट मतलब एकदम से लॉस होना। तो अगर आपने गुडविल को ऐड किया है तो आप ऐड कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन एकदम से अगर कुछ गिरावट आएगी तो उसको ऐड बैक करने का, तब जाके आपको एक्चुअल नो पैट मिलेगा, ठीक है। फिर ये डेवलपमेंट और एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, या बोला गया है कि इसको कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज करने का, ऐड बैक करने का। तो कैपिटलाइज करेंगे तो एसेट में जाएगा, और एसेट में जाएगा तो हर साल थोड़ा थोड़ा माइनस करना पड़ेगा ना। तो जब आपने पूरा ऐड कर दिया तो हर साल जब एमोटाइज करोगे थोड़ा थोड़ा माइनस करोगे तो उसको डिडक्ट कर देने का। समझ में आया, यस और नो। लास्ट वाला ऑपरेटिंग लीजेज रेंटल। ऑपरेटिंग लीजेज रेंटल में क्या होता है, जब आप ऑपरेटिंग लीज पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो, डज नॉट ट्रांसफ़र ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन आपको पता है ये प्रॉपर्टी से आपको इनकम जनरेट होने वाला है फ्यूचर। तो ये देखो ना, जैसे ये डेवलपमेंट कॉस्ट था, फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाला है, इससे भी फ्यूचर में इनकम जनरेट होने वाला है, तो ये खर्चा मत दिखाओ, इसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसका लॉजिक ये है। तो ये 4-5 चीज़ें याद रखो, इसके अलावा कोई चीज़ याद नहीं रखना है आपको। नो पैड कैसे निकालते, जो 12th में करा था, ट्रेडिंग और पीएनएल, सब एक्सपेंसेस और इनकम को ऐड करो, एक्सपेंस को लेस करो, और ये 4-5 आइटम को ध्यान में रखो।
तब जाके आपका नोपैट आएगा। नोपैट के बाद आपको WACC निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो उसी के बाद देखो नेक्स्ट वही दिया है WACC क्या होता है, स्टैंड फॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें हम लोग असाइन करते हैं वेट ईच कैटेगरी ऑफ कैपिटल को, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको बोलते हैं, वो भी मैं निकालना आपको समझाऊंगा। यहाँ पे थेरेटिकल बता के कुछ मतलब नहीं है। WACC याद रखना, बस एक वेटेड एवरेज होता है, मतलब एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं वेट दे के, इतना सिर्फ याद रखना है अभी। और कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकला है, एसेट बेस्ड, लायबिलिटी बेस्ड। एसेट में नेट एसेट लेने का, डेप्रिसिएशन माइनस करके इन्वेस्टमेंट, और नॉट करंट एसेट, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और दूसरा लायबिलिटी बेस्ड होगा तो शेयर कैपिटल लेने का, रिजर्व्स लेने का, फिक्टिशियस एसेट माइनस करने का और टोटल बोरोइंग को ऐड कर देने का। ठीक है, तो नॉर्मल है, कुछ है नहीं, ये आप इतना सिर्फ समझ लो। इसके बाद जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, लेक्चर नंबर 2। उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल्स देखेंगे जो सितंबर 2024 में पूछा गया था। बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।